कुछ न्यूज़ हमारे साथ शेयर की गई जिनको देखकर दिल बहुत ही गमज़दा हुआ। पाकिस्तान में आपको पता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है उस हवाले से अब बहुत बात की जाती है, लेकिन इसमें दुख की बात यह है कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, यानी कि जो हमारे देही इलाके हैं, वहाँ पे कोई फॉर्मल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी तादाद में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। मगर हमारी गवर्नमेंट के जो इस पर इनिशिएटिव्स हैं वो काबिले दाद हैं। रिसेंटली हमारी मीडिया इंडस्ट्री की एक मशहूर राइटर जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को सुपर हिट ड्रामाज दिए, मैं बात कर रही हूँ अस्मा नबील की, जो कि ब्रेस्ट कैंसर से लड़ते हुए 7 साला ये जंग वो लड़ रही थी और बीच में वो रिकवर भी हो गई और बड़ी खुश दिखाई दी जब वो रिकवरी फेज में थी, और बताती हैं अपनी जर्नी के बारे में कि बहुत तकलीफ से गुजरी हैं, बहुत ही पेन से गुजरी हैं, और कहती हैं कि जब वो इसकी ट्रीटमेंट के प्रोसेस में थी तो या तो जब आप बहुत तकलीफ में जाते हैं तो या तो इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है या बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। तो अस्मा कहती हैं कि मुझे मेरी जो ब्रेस्ट कैंसर की मेरी जो जर्नी थी उसने मुझे बहुत ही स्ट्रांग किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो अब हमने नहीं रही। लेकिन जब तक वो थी उन्होंने इस पर बड़ी खुलकर बात की और हमेशा अवेयरनेस बढ़ाते हुए बात करती रही, और ख़ासकर एक पैगाम देती हुई वो दिखाई दी कि जो लोग पिटी करते हैं, जो लोग रहम खाना शुरू कर देते हैं, ये पेशेंट को, जो सर्वाइवर होता है या जो उस तकलीफ से, उस मर्ज से गुजर रहा होता है, ये उसको और बीमार कर देता है। तो हमारे यहाँ जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसमें काश सपोर्ट सिस्टम भी होता, और ये बहुत बड़ी बात है कि वाकई हमारे हेल्थ सिस्टम में क्या सपोर्ट सिस्टम भी है, क्या हम पेशेंट को मेंटली, साइकोलॉजिकली या वैसे ही हम एम्पावर करते हैं, उसको उतना सपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे बताऊँ कि अस्मा नबील जो है उन्होंने बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान को ड्रामाज दिए, जिनमें से खानी जो उनका ड्रामा था वो सुपर डुपर हिट रहा, जिसकी कास्ट में फिरोज़ खान और सना जावेद रही। इसके अलावा बानी ड्रामा उनका बड़ा सुपर हिट हुआ। साथ साथ उन्होंने जनाब एक जो है बॉलीवुड में भी उन्होंने एक सॉन्ग अपना ईला मूवी जो है काजोल की, जो कि बड़ी ज़बरदस्त मूवी रही, उसमें भी चंद लम्हे सॉन्ग जो है वो उनकी क्रिएशन थी। हमारी इसके अलावा और भी जनाब पाकिस्तानी जो एक्ट्रेसेस हैं वो कैंसर की फाइट से लड़ चुकी हैं और रिकवर की हैं, जिनमें उज़मा गिलानी, अस्मा अब्बास, नाइला जाफरी, और इसके अलावा और भी बहुत सारी हमारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने कैंसर की जंग लड़ी और उन्होंने ये जंग जीती। मैं यहाँ पर इस स्टोरी को, सेगमेंट को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको भी किसी तरह की कोई अनयूजुअल कोई सिस्ट फील होती है आपके अगर अंडर आर्म्स में या ब्रेस्ट में, तो आप उसको प्लीज़ इजीली मत ले, बल्कि प्रॉपर उसका अपने किसी प्रोफेशनल से मुआयना ज़रूर करवाएं, और बर वक्त अगर आप अपना इलाज करवा लेंगे तो इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है और आपको अपनी जान की बाजी कम से कम इससे नहीं हारनी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं जनाब प्रोग्राम में, और आज जो है एक और मैं आपके साथ स्टोरी भी शेयर करूंगी, और वो ये है कि अच्छी हाइट हमारे यहाँ जो यूजली तस्वुर की जाती है लड़कियों में, आपको पता है कि 5'5", 5'6" एक अच्छी हाइट है, जबकि लड़कों की 5'8", 5'9", मैक्सिमम जो हमारे यहाँ जो बहुत टॉल जिसको तस्वुर किया जाता है 6 फीट के जो हमारे यहाँ बॉयज़ होते हैं या जो मर्द होते हैं, उनको कहा जाता है कि यार उसकी हाइट बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी अच्छी हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट हमारे यहाँ 6 है या 6'1" ज़्यादा होती है, बड़ी टॉल हाइट तस्वुर किया जाता है। तो ऊंचा कद हर एक की ख्वाहिश होती है, लेकिन एक हमारे ऐसे जनाब मैं कहूँगी कि जो हमें अब नहीं रहे, आज उनकी बरसी है, आलम चन्ना साहब, जिनको ये एजाज़ हासिल था कि जिनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया कि वो जनाब दुनिया के सबसे तवीलुल कामत शख्स साबित हुए, और इनकी जो हाइट है वो 7 फुट 7 इंच रही। और पहले तो लोगों ने इनको नोटिस नहीं किया क्योंकि सिंध के एक छोटे से गरीब घराने से इनका ताल्लुक था, और हाइट बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी, बड़ा करम किया, इतनी हाइट के जहाँ पर जाते थे सब मेरे ख्याल से छोटे छोटे इनको लगते होंगे। और
प्रॉपर कोई इनकी तालीम और तरबियत भी नहीं थी, कोई इतना ख़ास काम भी नहीं था, छोटी सी जगह से ये बिलोंग करते थे और जनाब अपना काम ये कर रहे थे। सेवन शरीफ के मशहूर जो सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर का मज़ार है, वहाँ पर एक ये मामूली मुलाजमिन थे। लेकिन जनाब उसके बाद क्या होता है, 1978 में जो सालाना उर्स यहाँ पर होते हैं, आपको पता है उसकी तकरीबात होती हैं और मुल्क भर से लोग आते हैं, मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पर लोग आते हैं। तो यहाँ पर किसी एक शख्स ने सर्कस लगाई और जो सर्कस का मालिक था उसने आलम चन्ना को जनाब यहाँ पर नौकरी पर रखा अपने साथ। सर्कस पर लोग आते थे, महसूस होते थे। आलम चन्ना सिंध के जो थे वो मुकामी जो छोटे जो जगह हैं वहाँ पर भी ये सर्कस लगती थी, वहाँ पर भी जाते थे, मेले भी होते थे और वहाँ पर भी ये जाते थे। और मकामी अगर स्टार कहा जाए आपको इनको उस जगह का, तो ऐसा ही बिल्कुल था। उसके साथ ही साथ जनाब बताया ये जाता है कि 1981 में कोई एक शख्स यहाँ पर आया और उसने जब आलम चन्ना से मुलाकात की, प्रॉपर देखा कि एक शख्स यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त हाइट के साथ मौजूद है, तो क्यों ना इसका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाए। तो उन्होंने वहाँ के एडिटर को ख़त लिखा, साथ कुछ तस्वीर भी आलम चन्ना की इन्होंने भेजी कि भाई इस वक्त में इनका जो कद है वो 7 फुट 7 इंच है। तो बरतानिया वापसी पर उन्होंने अब जनाब आलम चन्ना का नाम जो है वो उसमें भेजा, फिर शामिल किया गया और जनाब 1998 में आलम चन्ना जो है वो किडनी फेलियर की वजह से उनकी तबीयत नासाज रहने लगी, जिसके बायस वो 45 बरस की उम्र में जनाब इंतकाल कर गए। आज उनकी बरसी है। हमने सोचा कि कुछ तस्वीर उनकी और कुछ स्टोरी जो है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करें। तो ये तो थी जनाब आलम चन्ना की एक छोटी सी कहानी, छोटी सी स्टोरी जो हमने आपके साथ शेयर की। लेकिन जनाब एक छोटी सी एप्लीकेशन भी कई दफ़ा बड़ा बड़ा वावेला मचा देती है और ऐसा ही है हमारी एक एप्लीकेशन जिसका नाम है टिकटॉक, जो कि हमेशा ही खबरों में रहती है, हमेशा ही तनकीद की जद में रहती है। लेकिन जो अभी टिकटॉक एप्लीकेशन की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया है, आई मस्ट से कि वो उस पर एप्रिसिएशन होनी चाहिए। और टिकटॉक ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जो कम उम्र सारिफीन है, यानी कि जो कम उम्र, आपको पता है कि बच्चे भी इसके यूज़र्स हैं और जब बच्चे टिकटॉक एप्लीकेशंस देखते हैं या यूज़ करते हैं तो हर तरह का कंटेंट वहाँ पर उनको देखने को मिलता है। जिस तरह के यूट्यूब पे तो हम मुख्तलिफ तरह के रिस्ट्रिक्शंस या फिल्टर्स लगा देते हैं, यूट्यूब किड्स कर देते हैं, लेकिन टिकटॉक पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों ने अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं और वो हर तरह का कॉन्टेंट वहाँ पर देखते हैं। टिकटॉक ने जनाब कम उम्र बच्चों के अकाउंट्स जो हैं उनको डिलीट कर दिया है, उनको ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर जो दुख की बात है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो ये कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जिस ममालिक की टीनेजर्स की या बच्चों की जो वीडियोस रिमूव की गई हैं उनमें से जो पाकिस्तान का नंबर है वो नंबर 2 है। सरे फहरिस्त अमरीका है और अमरीकी सार्फिन जिनकी 85 लाख से ज़ायद वीडियो डिलीट की गई, पाकिस्तान की तकरीबन 65 लाख से ज़ायद वीडियोस डिलीट की गई, विच इज़ अ ह्यूज, इज अ बिग नंबर। अच्छा जी, इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ एक टिकटॉक स्टार ही मौजूद है, ज़रा उन्हीं की राय लेते हैं इस पूरे मामले के ऊपर कि क्या ये एक अच्छा कदम उठाया गया है टिकटॉक की जानिब से, या फिर हमेशा टिकटॉक स्टार्स जो हैं वो बैन होना या इस तरह की वीडियोज़ या अकाउंट्स डिलीट करने के अमल को अच्छा नहीं समझते हैं। दुआ हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जनाब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। दुआ, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दुआ, सबसे पहले तो मुझे बताएगा कि ये हमेशा टिकटॉक जो है वो तनकीद में रहता है, हर वक्त खबरों में रहता है, तो ये जो अब स्टेप लिया गया है, हाउ डू यू सी इट? अच्छा, एक तरफ से देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ भी है और एक मेरी सोच ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि अब क्या फ़ायदा जब इस चीज़ पे बहुत ज्यादा है, किसी पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छा, मतलब जब आप तो वाकई चिड़िया चुग गई थी खेत वाकई अगर देखा जाए तो मतलब अब तो हर एक, अगर आप एक तरह से बंद करते हैं तो लोग दूसरी तरह से बड़े बड़े तरीकेकार हैं इनके पास चलाने के लिए, कोई छोटी बात नहीं है। तो जब आप सबको पता चल रहा था कि इन लोगों को देखने को मिलता था कि यार इतने ज्यादा मसाइल इस पे आ रहे हैं, तो हालांकि पहले भी एक दफा इस पे एक्शन लिया गया था, इसे बंद किया गया कई बार हुआ, तो बात ये कि उसको परमानेंट क्यों नहीं रखते हैं, फिर से क्यों इसको ये लोग स्टार्ट कर देते हैं, क्यों लोगों को परमिशन दे देते हैं। अगर आप एक ऐप आपको नज़र आ रहा है कि वो मसला बनती है, एक ऐप आपको पता चल रही है कि जी यार बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, मतलब नहीं होना चाहिए, तो फिर आप कोई ऐसा एक्शन लें कि इसको परमानेंट बंद कर दें। अब तो अच्छी बात है कि ये बंद हो गया, लेकिन अब सवाल तो ये है कि कब तक। आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, इवन कि किसी को भी नहीं पता कि कब तक ये बंद है, ये कभी भी खुल सकता है।
अच्छा दुआ, आप देखिए ज़रा, ये कुछ वीडियोस भी हैं हम इस वक्त देख सकते हैं। अच्छा छोटे छोटे बच्चे हैं ये, और मैं समझती हूँ पेरेंट्स की भी समहाउ दुआ गलती होती है जो बच्चों के साथ ही अपनी वीडियोस लिपसिंग करते हैं, पोजिंग करते हैं, तो बच्चे तो वही कुछ सीखेंगे। लेकिन आप देखेंगे इसमें बच्चों की मासूमियत जो है वो आपको कहीं नजर नहीं आएगी। और बच्चे जनाब, मैं हमेशा कहती हूँ फूल होते हैं और बच्चे मासूम होते हैं, और वो मासूम ही अच्छे लगते हैं, मतलब अपनी एज की एक्ट करते हुए ही अच्छे लगते हैं। अगर वो एक एडल्ट की तरह या एक बड़े बंदे की तरह बात करेंगे तो मेरे ख्याल से वो बच्चा वक्ती तौर पे तो कोई उस पर लाफ देगा, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल, जैसे आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक बच्चा काफी हाईलाइट हुआ था, कई मॉर्निंग शोज ने उसे इनवाइट भी किया था। अब ये था कि नो डाउट ही इज क्यूट, बट एक अपनी एज से ज्यादा वो बात करता था। और अपनी एज से ज्यादा वो चीज एक समझ लें कि बदतमीजी में भी आ जाती थी। अगर मैं उसको अपनी जुबान में बताऊं या आसानी से लोग समझ सकें जिस बात को, कि वो एक मतलब बदतमीजी में आ जाती थी कि यार एक बच्चा बहुत छोटा है, उस बच्चे को आपको पता है प्रॉपर काम भी मिला हुआ है और मिल रहा है। जी बिल्कुल, और मिल रहा है। और अब तो 3 साल मेरे ख्याल से हो चुके हैं, तकरीबन 3 साल से हमें वो नजर आते हैं, मतलब कि मुसलसल कंटिन्यूअस ही ऑन स्क्रीन। और आने वाले वक्तों में उसी का। अब बात ये है कि हमारे बच्चों के लिए, जो हम बच्चों को यहाँ पर एक बड़ा यहाँ पे लम्हा फिक्रिया ये भी है कि जो बच्चों को बहुत मुझे स्टारडम की आदत हो जाती है। एक स्टार किड है ना, मतलब एक स्टार बन गया बच्चा, और हम उसकी क्यूटनेस में और उसके प्यारेपन में हम उसको टीवी पे बुला रहे हैं, उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। बिल्कुल, मगर जब वो सब कुछ नहीं रहा, क्योंकि मीडिया या टीवी या इंडस्ट्री बड़ा एक मीडियम है, और जब वो सब खत्म होगा तो बड़ा तो उसको टॉलरेट समहाउ तो बड़े भी नहीं हमारे कर पाते हैं। और आपको पता है कि सुसाइड केसेस कितने ज्यादा बड़े बड़े लोग चले गए, तो बच्चे तो वैसे ही इतने वो मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, तो उनकी नफ्सियात भी कितनी से मुतासिर हो सकती है जब वो वापस वो ही स्टारडम मांगेंगे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा होगा। आप यहाँ से देखेंगे, चलें सपोज अभी कोई भी बच्चा है, या किसी बच्चे को लगा लें, चाहे उसकी ग्रोइंग एज है या उसने आगे जाके बहुत काम करना हो, मे बी करें, सब अच्छी बात है, लेकिन समहाउ उसके टाइम तक आने तक कोई और आगे आ चुका हो, उसकी एज का कोई और उसके फेलो पे हो, तो तब वो क्या करेगा? तब जो उसको एक वो टेंशन होगी, वो प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उस तरह से वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, लोग उस तरह से ट्रीट नहीं करेंगे। और बच्चे ऐसी चीज़ होते हैं कि बचपन में एक चीज़ उनके जहन में बैठ जाएगी ना। अब अगर जिन बच्चों के जहन में बैठ गया ना कि हमें प्रोटोकॉल मिल रहा है, आज से 3 साल बाद 4 साल बाद नहीं मिलता, तो वो तो ऑटोमेटिकली बच्चों के मतलब बीमार करने वाली बात है, या नफ्सियाती बनाने वाली। हम उन्हें खुद नफ्सियाती बना रहे हैं ये सब करके, मतलब उनके हाथ में कैमरा थपा के, ट्राइपॉड उनको दे के, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, यहाँ पे मैं नहीं समझती कि बच्चों की बिल्कुल कोई गलती है। मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पे जो वालिदैन हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका बहुत अमल दखल है। उनको ये मेक श्योर करना है कि आपके बच्चे को एक तो अपना, मैं तो बल्कि बड़ी सख्ती से कहती हूँ कि उनको उनका सेपरेट फ़ोन देने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों को उनका स्क्रीन टाइम होना चाहिए, आप मॉनिटर करें कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। अगर वो टिकटॉक या आपको लगता है कि कोई भी ऐसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें जो उनकी मासूमियत उनसे छीन रहा है, या वो अपनी एज से बड़े होकर कंटेंट या काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस पर सख्ती से एक्शन लेने की ज़रूरत है। वालिदैन को ही, कोई और इस पर नहीं लेगा। जनाब एक ब्रेक पर जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, कुछ नए सेगमेंट्स भी हम शामिल करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मरतबा आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया था कि आज जो हेल्थ के हवाले से हम आपके लिए सेगमेंट लेकर आए हैं, और ये बहुत ही एक कॉमन डिजीज़ है या बीमारी है, या आप इसको कुछ भी समझ लें, और यूजुअली ख़वातीन में ज़्यादा देखा जाता है। मैं बात कर रही हूँ दर्द शकीका, यानी कि आधे सर का दर्द, जिसको माइग्रेन भी कहा जाता है। और जब ये दर्द होता है तो आपको पता है कि ये कितना पेनफुल है। जो लोग इससे गुजरते हैं, फिर चाहे जितनी भी पेन किलर्स लिए जाएं, लेकिन उससे सुकून नहीं आता, काम करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑफिस गोइंग हैं। लेकिन किसी भी मसले का हल जनाब तब तक नहीं निकल सकता जब तक आप उसकी वजह, यानी कि उसकी तह तक ना पहुँचें और उस मसले को आप ख़त्म ना करें। तो आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद अदनान असलम साहब, एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी एट सर्विसेज हॉस्पिटल, जो कि न्यूरो फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और ज्वाइन किया आज के हमारे हेल्थ के सेगमेंट पे। ये जो आधे सर का दर्द यानी माइग्रेन है, जिसको दर्द शकीका भी कहा जाता है, इसकी वजूहात क्या है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। दर्द शकीका, जिसको आधे सर का दर्द भी कहा जाता है, माइग्रेन भी कहा जाता है,
एक बहुत आम दिमागी बीमारी है, बहुत कॉमन दिमागी बीमारी है। अगर हम थोड़ी देर के लिए दर्द शकीका को भूल जाएं और हम सर दर्द की बात करें, तो सर दर्द, एक आम सर दर्द, एक ऐसा तिब्बी मसला है जिसने दुनिया की 99% पॉपुलेशन को अपनी लपेट में लिया हुआ है। 99%। सो हम में से शायद हर शख्स को ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी सरदर्द ज़रूर हुआ होगा। सो ये सरदर्द एक आम और गैर परेशान कुन मसले से लेकर किसी तूफ़ान का पेशखैमा भी हो सकता है। चूँकि मरीज़ को हर केस में दर्द तो बहुत शिद्दत की होती है और काबिल बर्दाश्त भी एट टाइम्स नहीं होती, तो मरीज़ के लिए ये इंतहाई अज़ियतनाक और इंतहाई प्रॉब्लमेटिक और इंतहाई परेशान कुन चीज़ होती है, जिसके लिए वो बजा तौर पर डॉक्टर से एहसास का और रियलाइज़ करने का मुतकाज़ी होता है। यानी वो डिमांड कर रहा होता है कि मेरी बात को समझा जाए। माइग्रेन, आधे सर का दर्द बहुत कॉमन है, बहुत आम है। पूरी दुनिया में 1 बिलियन लोग दर्द शकीका में मुब्तला हैं और पाकिस्तान में इसके मरीजों की तादाद तकरीबन 4.5 करोड़ है। 4.5 करोड़। हर 5 सेकंड के बाद दुनिया में कहीं ना कहीं एक मरीज शदीद दर्द की वजह से इमरजेंसी डिपार्टमेंट और इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? जब ये पेन स्टार्ट होती है तो ये कितनी देर तक रहती है? ये जिसको हम दर्द शकीका कहते हैं, ये अमूमी तौर पर इसकी जो ड्यूरेशन है वो 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक कॉन्टिन्यूस रहेगा। 4 घंटे से लेकर 72। ये मुसलसल रहने वाली दर्द नहीं होती। ये जब एक दफ़ा अटैक होता है तो इसके अटैक की ड्यूरेशन 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक हो सकती है और ये इतनी शिद्दत का होता है कि जिसमें मरीज़ कोई काम नहीं कर सकता, अपने अफ़ाल नहीं सर अंजाम दे सकता और जो अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है उसमें भी मरीज़ को प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, यानी उससे दर्द बढ़ जाता है। ये दर्द इतनी शिद्दत का होता है कि मरीज़ को लगता है जैसे सर पे कोई हथौड़े मार रहा है। सर की एक तरफ होता है और इसके साथ मरीज़ अपने कोई काम नहीं कर पाता। फिर क्या होता है कि मरीज़ को रोशनी यानी रोशनी यानी लाइट आंखों में चुभना शुरू हो जाती है और शदीद दर्द की वजह से उससे आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं होती। इसके साथ मरीज़ को मतली की कैफियत होती है, नौजिया की कैफियत होती है या उल्टी आ जाती है और शिद्दत अमूमी तौर पर इतनी ज़्यादा होती है कि मरीज़ कोई काम नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, इसके रीज़न अननोन है? अमूमी तौर पर ये ख़वातीन को होता है। हर 100 में से 18 ख़वातीन और 6 मर्द, यानी ख़वातीन में मर्दों की निस्बत 3 गुना ये ज़्यादा है। अच्छा, ये अमूमी तौर पर टीन एजेस में होता है। प्री प्यूबर्टल एज में यानी बलूगत से पहले भी हो सकता है और बाद में भी, लेकिन अमूमी तौर पर ज़्यादा ये अफेक्ट कर रहा होता है, ज़्यादा कॉमन जो है ये टीन एजेस में है और इसमें अमूमी तौर पर दिमाग की जो ऊपर वाली लेयर होती है, कॉर्टेक्स होती है, वो हाइपर एक्साइटेबल हो जाती है। तो जो नॉर्मल स्टिमुलाई हैं आपकी और मेरी ज़िंदगी के, यानी रोशनी आपकी और मेरी लाइफ का हिस्सा है, आवाज़ आपकी और मेरी लाइफ का हिस्सा है, लेकिन इस मरीज़ को अज़ियतनाक बात ये होती है कि ये जो 2 नॉर्मल चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, इससे इनको दर्द होना शुरू हो जाता है और दर्द और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता है अगर वो रोशनी में जाएं और अगर जो है वो कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ बहुत सारे लोग बात कर रहे हों या नॉइस हो, तो उससे बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम आज के शो में डिस्कस करें ताकि लोगों को उससे फ़ायदा भी हो, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वो ऐसी कौन से फ्यू टिप्स हैं जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे जिससे हम इससे बच सकते हैं या तबीयत में कुछ बेहतरी आ सकती है? ये काबिल इलाज भी है और इसके लिए माहिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। जो इसका जो कंसर्न डॉक्टर है वो माहिर न्यूरोलॉजिस्ट है। लेकिन इसमें अद्वियात के साथ साथ बहुत सारी एहतियातें भी हैं। चूँकि ये पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम है तो मैं ये चाहूँगा कि मैं उन एहतियातों के बारे में बताऊँ। जैसे मैंने आपको बताया कि रोशनी जो है वो इसको ट्रिगर कर रही होती है। ठीक है, रोशनी ट्रिगर कर रही है, यानी कि रोशनी ब्लैक ग्लासेस सन ग्लासेस यूज़ किए जाए, बहुत ज़्यादा सन ग्लासेस यूज़ किए जाएँ सारा दिन, घर के अंदर घर के बाहर हर जगह जो है वो ब्लैक ग्लासेस यूज़ किए जाए, नंबर 1। नंबर 2, कुछ डाइट में चीज़ें हैं जो छोड़ दी जाएं। चॉकलेट, मक्खन, पनीर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, मायोनीज़, नट्स, कॉफ़ी। ये ट्रिगर करेंगे जी, ये ट्रिगर कर रही हैं। सो चॉकलेट, मक्खन, पनीर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, मायोनीज़, नट्स
और कॉफ़ी, ये ट्रिगर करती हैं। सो इन चीज़ों को अपनी रूटीन से निकालिए। जब डॉक्टर साहब हमारे सर में दर्द होती है तो हम एक कप चाय का पीते हैं या हम कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं कि उससे फौरी तौर पर शायद हमारा सर दर्द जो है वो ठीक होगा, या हम चॉकलेट पी लेते हैं उस टाइम पे, तो ये जो माइग्रेन है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जी, ये बिल्कुल ट्रिगर होता है, ये उसके साथ ट्रिगर होता है। ओके, अच्छा, तीसरी चीज़, आप भूख ना लें। अगर आप मील मिस करेंगे, अगर आप खाना नहीं लेंगे, मील मिस करेंगे, आपका सर भारी होगा और थोड़ी देर में ये दर्द आपको शुरू हो जाएगा। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अगर किसी वजह से नींद पूरी नहीं होती, नींद बहुत ज़्यादा लेने से या बहुत कम लेने से, दोनों सूरतों में अटैक होता है। हम बसा औकात देखते हैं जो ऑफिस गोइंग लोग होते हैं वो जब इतवार वाले दिन संडे को बहुत देर तक सोते हैं तो जब उठते हैं तो सर भारी हुआ होता है और प्रॉब्लम, चूँकि उनकी रूटीन है टाइम से उठना और फिर ऑफिस जाना और काम करना, जब वो नींद ज़्यादा ले लेते हैं तो तब भी प्रॉब्लम। सो बहुत ज़्यादा सोने से या बहुत कम सोने से ये प्रॉब्लम होता है। स्मोकिंग छोड़ दें, अगर आप खुदा ना खासा ड्रिंकिंग करते हैं तो ड्रिंकिंग छोड़ दें। डेली वॉक करें, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम तेज कदमों के साथ वॉक करें। और इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि हम अपनी रूटीन में जो है वो ब्राइट लाइट्स को कोशिश करें कि ब्राइट लाइट्स का एक्सपोजर हमारा बहुत ज़्यादा कम हो जाए। बहुत देर तक मोबाइल ना देखें। डॉक्टर साहब, जो लेट टाइम आपका कम होना चाहिए, बेड पे स्पेशली बेड टाइम पे फ़ोन देखने की रूटीन है, ये भी ट्रिगर कर सकती है। जी, ये ट्रिगर करती है और ये बहुत बुरा माइग्रेन ट्रिगर करती है। सो उसमें हमें अवॉइड करना चाहिए। अब यहाँ छोटी सी चीज़ एक मैं ख़ास तौर पे मेल्स के लिए बता दूं, इससे मिलती जुलती एक चीज़ होती है जो कि क्लस्टर हेडेक होती है, जो मर्दों में मेल्स में ज़्यादा कॉमन। और ये माइग्रेन से फ़र्क है? ये इसकी कुछ अलामात में फ़र्क है। शिद्दत का दर्द होता है इसी तरह, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द जिसकी ड्यूरेशन 15 मिनट से लेके 3 घंटे तक यानी 180 मिनट्स तक हो सकती है। 15 मिनट से लेके 180 मिनट्स, ये ड्यूरेशन में कम है लेकिन शिद्दत में बहुत ज़्यादा है। मरीज़ अमूमी तौर पर जो माइग्रेन का मरीज़ है वो कोशिश करता है कि वो एक क्वाइट रूम में बैठे और डार्क रूम हो। वो कोशिश करता है कि लाइट्स को अवॉइड करे क्योंकि उसे उन लाइट्स से प्रॉब्लम हो रहा होता है, वो आवाज़ को अवॉइड करना चाह रहा होता है। क्लस्टर वाले मरीज़ उस तरह बहुत ज़्यादा लाइट और रोशनी से ट्रिगर नहीं हो रहे होते, उनमें कुछ और अलामात होती हैं। उनमें अमूमी तौर पर शिद्दत का दर्द होता है जो अमूमी तौर पर एक आँख में होता है, और आँख में दर्द के साथ ऐसे होता है जैसे उन्हें फील होता है जैसे आँख में किसी ने छुरा घोंप दी है, नाइफ अंदर डाल दी है। और शिद्दत की दर्द ऐसी होती है कि उनकी आँख रेड हो जाती है और उससे पानी आता है, और साथ में अमूमी तौर पर नाक से भी जो है एक फ्लू वाली कैफियत वो हो सकती है। ये मर्दों में आपने बताया कि अलामात ज़्यादा उसकी होती हैं। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, कोई ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो फौरी तौर पे ली जाएं और उससे भी कोई आपके सर दर्द को अफाका हो या कोई बेहतरी हो? अगर आपके वर्क प्लेस पे तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? अगर वर्क प्लेस पे हो, आपको सबसे पहली चीज़ तो बुनियादी चीज़ ये है कि आप फ़ौरन माहिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए और माहिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी अद्वियात एडजस्ट करवाइए। याद रखिए, अगर आपको 5 अटैक 1 माह में हो गए तो आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर इसका प्रोफाइलैक्सिस यानी इस अटैक को दोबारा होने से बचाने वाली अद्वियात लेनी चाहिए। अगर आपको महीने में 5 अटैक हो जाएं तो आपको ज़रूरी तौर पर ऐसी अद्वियात लेनी है जो आइंदा के अटैक से बचाने वाली अद्वियात हों। इसमें बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जो आपको अगर शदीद सर दर्द है और वर्क प्लेस के ऊपर है तो आप ले सकते हैं। वो ट्रिप्टेंस हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के साथ ही इस्तेमाल करनी चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो खुद से नहीं लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि जिस तरह डायबिटीज़ अगर किसी शख्स को है या ब्लड प्रेशर है तो वो लाइफ टाइम के लिए उसके साथ है और फिर उसको लाइफ टाइम उसके लिए मेडिसिन या मेडिकेशन करना पड़ती है। माइग्रेन का भी क्या इसी तरह से है कि अगर ये किसी को एक बार हो गया है तो फिर ये लाइफ टाइम उसके साथ ही रहेगा और फिर मेडिसिन लेनी पड़ेगी? आपने डायबिटीज़ का जिक्र किया, आपने थोड़ा सा अस्थमा का जिक्र किया। मैं अब आपको सरप्राइजिंगली एक चीज़ बताऊँ कि अगर हम डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, अस्थमा बहुत कॉमन है, अगर हम डायबिटीज़ के, अस्थमा के और एपिलेप्सी के मरीज़ तीनों मरीज़ इकट्ठे करें तो जो उनकी मजमूई तादाद बनती है माइग्रेन के मरीज़ उस मजमूई तादाद से कहीं ज़्यादा है। इन 3 डिजीज़ के जी शॉकिंग है कि ये 3 जो डिजीज़ हैं इनके सारे
मरीजों की जो तादाद है उससे कहीं ज़्यादा माइग्रेन के पेशेंट्स हैं। सो अब मैं उस पर आता हूँ कि ट्रीटमेंट जो है जैसे उनके लिए लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, माइग्रेन के लिए आपको लाइफ लॉन्ग अद्वियात नहीं लेनी पड़ती। अच्छा। अमूमी तौर पर 6 महीने की अद्वियात से आप बहुत बेहतर हो जाते हैं और आपकी अद्वियात ख़त्म हो जाती हैं। बसा औकात आपको 1 साल तक भी अद्वियात लेनी पड़ती हैं, लेकिन अमूमी तौर पर 6 महीने से साल के ड्यूरेशन में आपकी अद्वियात बिल्कुल बंद हो जाती हैं। सो ये ट्रीटेबल है, इसका इलाज कराना चाहिए। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो मैं आपके ऑडियंस के लिए बताना चाहूँ कि अगर आपको खुदा ना खास्ता आपको ज़िंदगी में पहली बार दर्द हो और बहुत शिद्दत का दर्द हो और ऐसा दर्द हो जिसमें मैंने मरीज़ों को ये कहते हुए पाया है कि डॉक्टर साहब इतना शदीद दर्द है कि मुझे ऐसे लगता है कि आज मैं दर्द के साथ मर जाऊंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा इस दर्द के साथ, तो ऐसे दर्द के लिए फ़ौरन न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, फ़ौरन करीबी हॉस्पिटल की एमरजेंसी जाइए, क्योंकि ये दिमाग की शरेआन फटने की वजह से भी सबरेक्नोइड हेमरेज हम उसको बोलते हैं कि उसकी वजह से भी इस तरह का दर्द होता है। मोस्ट सीवियर हेडेक ऑफ द लाइफ, यानी इतना शदीद दर्द होता है कि मरीज़ कहता है मैं आज इस दर्द के साथ मर जाऊंगा। नंबर 1। सो अचानक से हो जाने वाला शदीद तरीन दर्द, फ़ौरन न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए। दूसरी चीज़ जी, अगर आपको 50 ईयर्स यानी 50 साल की उम्र के बाद पहली दफ़ा दर्द हो, अगर आपको पहले माइग्रेन्स या मुख्तलिफ किस्म के सर दर्द रह रहे हैं लेकिन अब उनकी फ्रीक्वेंसी में भी इजाफा हो रहा है, यानी बार बार हो रहे हैं, उनकी शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है और उनके दरमियान ड्यूरेशन कम हो रहा है, तो फिर फौरी तौर पर माहिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको खुदा ना खास्ता आप HIV के मर्ज में मुब्तला हैं या आप कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं या आप कोई भी किसी भी वजह से आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ है और आपको सर दर्द हो रहा है, तो फ़ौरन माहिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास चलें। थैंक यू सो मच डॉक्टर अदनान, आपने टाइम निकाला और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपने डिस्कशन की। बहुत सारी कुछ ईजी टिप्स भी डॉक्टर साहब ने बताई, जिसमें शेड्स का लगाना है, रोशनी से अपने आप को महफूज रखना है, चॉकलेट, कॉफ़ी, नट्स जो हैं, जो माइग्रेन के जो पेशेंट्स हैं वो इससे दूर रहें, साथ साथ स्लीप टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि आपको बचा सकती हैं या बेहतरी आपकी तबीयत में ला सकती हैं, और इसके साथ साथ ही किसी प्रोफेशनल के पास जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनाब ब्रेक पे जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम का हमारा आखिरी हिस्सा है और चूंकि जुम्मे का भी दिन है तो आपके लिए एक बड़ा प्यारा सेगमेंट हम आज लेकर आए हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि जो मुसलमान है वो दीनदार भी है और दुनियादार भी है। अब ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात हमारे स्कॉलर्स कह रहे हैं, और हमने हमेशा से ही सुना है कि दीन और दुनिया साथ साथ है। हमारा दीन हमें हरगिज़ ये तालीम नहीं देता कि हम दुनियादारी छोड़ दें। हाँ, जब हम दुनियादारी के मामला देख रहे होते हैं तो उसमें अपने नफ्स पर काबू पाना या अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, हमारा दीन हमें मोटिवेशंस भी सिखाता है, हमारी तरबियत भी करता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमारे बच्चे जो कि दीनी मदारिस में जाते हैं, अपनी अर्ली ज़िंदगी के जो उनके मराहिल होते हैं या शुरू के जो उनके 10-15 साल होते हैं, उसमें जब वो दीनी तालीम हासिल कर रहे होते हैं तो क्या वजह होती है कि वो दुनिया से कट ऑफ रह के या दुनियावी मामलात से पीछे रह जाते हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे और आपके साथ मुझे लगा कि इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे पेरेंट्स का कंसर्न भी है जो स्पेशली ये ख्वाहिश रखते हैं उनके बच्चे दीनी तालीम भी हासिल करें। अच्छा जी, अब जो गेस्ट स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी बड़ी ज़बरदस्त प्रोफाइल है, पहले मैं तो वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर सुबैयल इकराम हमारे साथ मौजूद हैं और ये इन्होंने खुद MBBS भी किया हुआ है, मस्जिद की इमामत भी करवाते हैं और साथ ही साथ रियल स्टेट का काम भी करते हैं, और ये भी आपको बताएं कि हाफिज कुरान भी हैं। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, क्या इस्लाम हमें यही सिखाता है कि जो मुसलमान है वो दीनदार भी है और दुनियादार भी है? थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली एक हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो मिसकंसेप्शन है कि एक जो बच्चा है वो मदारस में पढ़ रहा है तो उसको एक फीड किया जाता है कि यार ये तुमने सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम हासिल करनी है और दुनिया का कोई काम नहीं करना है। ऐसे कई मदारिस हैं जहाँ पे बच्चों को ना सिर्फ और सिर्फ
मदारस तक ही महदूद किया जाता है, जो कि एक बहुत ही जो है ना वो फिक्रमंद बात है। जबकि एक तबका ऐसा है जो दुनियादार है, जो कि दीन को अडेप्ट करने में अपने आप को बहुत ज्यादा इंफीरियर महसूस करता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स महसूस करता है कि यार अगर हम दीन प्रैक्टिस करेंगे, अगर हम कोई नमाजें वगैरह या अगर हम कोई दीनी तालीम हासिल करेंगे तो हम पता नहीं कोई स्टोन एज वाले लोग बन जाएंगे। तो लोगों को जो है ना प्रॉपर रहनुमाई नहीं है, तालीम नहीं है, ये जो एक बैरियर है इसको खत्म करना पड़ेगा। इस्लाम हमें सिखाता है कि दीनों दुनिया को बैलेंस करके चलो। इस्लाम हमें हरगिज ये नहीं कहता कि अगर आप दीन पढ़ रहे हो या अगर आपके कोई दीनी मदारिस से ताल्लुक है तो आप दुनिया की तालीम नहीं हासिल कर सकते, दुनिया की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर एक बंदा है जिसको दीन और दुनिया का बहुत बेहतर फहम है, मैं ये समझता हूँ वो सोसाइटी को, कम्युनिटी को बहुत बेहतर तरीके से सर्व कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमारे जो बच्चे होते हैं, जो वो टीन एज में होते हैं और जो दीनी तालीम में ज़्यादा अपनी वो इंटरेस्ट रखते हैं, तो चूंकि कच्चा भी जहन होता है, जिस तरफ माइल किया जाएगा वो ज़्यादा रुझान वहीं का बढ़ जाएगा। अच्छा, ऐसे में हमने देखा है कि जो बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे होते हैं वो बहुत एक्सट्रीम भी समहाउ हो जाते हैं, यानी कि वो एक साइड को ही ज़्यादा अपना लेते हैं, दुनियावी चीज़ें बिल्कुल तर्क कर देते हैं। तो इसमें फिर कसूरवार जो है वो किसको ठहराया जाए, या अगर मैं कहूँ इस अमल में बेहतरी लाई जाए तो किसका किरदार ज्यादा होगा, हमारे दीनी मदारिस का या पेरेंट्स का? देखिए, मैं सॉरी आपकी आवाज थोड़ी डिस्टॉर्टेड थी, लेकिन जो मैं आपका सवाल समझा हूँ उसमें ये है कि अगर देखिए मदारिस का निजाम थोड़ा सा बेहतर कर दिया जाए तो मदारिस में जो बच्चे जाते हैं ना, बेसिकली आज ये अलमी है कि सबसे जो वीक एलिमेंट है सोसाइटी का, जो बच्चा हर फील्ड के अंदर नाकाम हो जाता है, जो सोसाइटी का सबसे लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग होते हैं, वो अब जो कि कोई चीज जो जिनको बच्चों कहीं एडमिशन नहीं मिलता, जिनके माँ बाप उनकी कोई स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लो IQ लेवल वाले बच्चे ही मदारस में जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जब वो एक तालीम हासिल करते हैं, दीनी तालीम हासिल करते हैं, तो वो मैं ये समझता हूँ अगर उन पर तवज्जो दिया जाए, थोड़ी बहुत मदारस में इन्वेस्टमेंट की जाए, थोड़ा बहुत उनके निसाब बेहतर किया जाए, वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर सिखाया जाए, तो वो बच्चे जब मदारस से ग्रेजुएट होंगे तो वो सोसाइटी के अंदर बहुत बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। जबकि आप एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि दुनियावी तालीम बच्चों को पूरी मिल जाती है, लेकिन क्योंकि दीन नहीं सिखाया जाता उनको। देखिए, मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ, हमने साइंस पढ़ी है, अभी मैं लॉ कर रहा हूँ। अब किसी भी लॉ की किताब में, किसी भी साइंस की किताब में, किसी भी हिस्ट्री की किताब में, जियोग्राफी की किताब के अंदर ये नहीं लिखा कि वालिदैन के क्या हकूक है, नौल में कमी ना करो, आप अच्छे बेहतर इंसान बनो, आप पड़ोसियों के हकूक जो है वो पूरे करो, आप जो है वो किसी से झूठ ना बोलो। तो मैं ये समझता हूँ चीजें हैं वो सिर्फ दीनी तालीम ही आपको सिखाती है। अगर आप अपने मैं ये कहता हूँ स्कूल और कॉलेजेस के अंदर आप दीनी तालीम बच्चों को दें, सिर्फ दीन जो है मदरसों का मोहताज तो नहीं, बतौर मुसलमान हर इंसान का हक है, हर मुसलमान का हक है कि वो दीन सीखे। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक ना हमारा एक एजुकेशन के अंदर, हमारे एक तालीमी निसाब के अंदर फ्लॉ है कि वहां पे एक प्रॉपर दीनी एजुकेशन नहीं दी जा रही बच्चों को। आप किसी भी कॉलेज को उठा के देख लें, चाहे वो मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, वहां पे कोई भी एक आप मैं कहता हूँ एक वैसे ही एक सब्जेक्ट ऐड कर दें, इस्लामियात का सब्जेक्ट ऐड कर दें जिसमें एडवांस्ड आप इस्लाम सिखाएं, कुरान का तर्जुमा सिखाएं, एक बच्चे को आप ट्रेन कर दें कि यार वो किसी का मोहताज ना हो, मौलवी का मोहताज ही ना हो कुरान सीखने में, वो खुद उसको एक अरबी ग्रामर पे अबूर हो। मैं ये समझता हूँ अगर एक बंदे को दीन समझ आ जाए तो सोसाइटी से जो आपका क्राइम रेट है वो 90% खत्म हो जाए। जब एक बंदे को पता लग जाएगा कि यार मुझे जो है मैंने अपनी नजरों की हिफाजत करनी है, मुझे इस्लाम सिखाता है अपनी नजरों की हिफाजत करना, मुझे वालिदैन का अदब करना इस्लाम सिखाता है। पिछले दिनों एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है, एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की मशहूर बाइसाइकिल कंपनी थी, उसके मालिक फोत हो गए और वो अकेला बंदा फोत हो गया, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, उसकी किसी ने जो है वो मैयत को रिसीव करने उसका कोई बेटा नहीं आया, उसकी 3 शादियां थी। और ये मैं सोहराब बाइक वाले के मालिक की बात कर रहा हूँ, सोहराब बाइक के मालिक की बात कर रहा हूँ। 3 शादियां थी, कोई 10-12 बच्चे थे उसके, लेकिन कोई उसकी लाश तक रिसीव करने नहीं आया। इससे में क्या साबित होता है, उसने अपने बच्चों के लिए दुनिया की हर उनको आसाइश दी, उनको बेहतर से बेहतर तालीम दी, लेकिन दीनी तालीम क्योंकि नहीं सिखाई, उनके बच्चों को अपने वालिदैन के हकूक नहीं पता थे, इसलिए वो बुजुर्गी के अंदर जब वो उसके
वालिदैन बूढ़े हुए, उन्होंने उनको अकेला छोड़ दिया। आज ओल्ड एज होम्स का ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है? अपने बच्चे अपने वालिदैन को जो है वो बूढ़ी उम्र के अंदर हाथ पकड़ के ओल्ड एज डॉक्टर सुबैल, क्योंकि हमारे बच्चों को हमारी सोसाइटी में नौजवानों को दीन की तरबियत ही नहीं है। एक बच्चा जिसको इस्लाम का फहम ही नहीं, उसके वालिदैन ने उस पर इन्वेस्टमेंट ही नहीं की इस्लाम के हवाले से, उसको दीन ही नहीं सिखाया, तो ज़ाहिर बात है वो एक, मैं समझता हूँ बेहतर इंसान दुनियावी तौर पे तो बन सकता है, बेहतर मुसलमान नहीं बन सकता। वो फिर आपके हुकूक पूरे नहीं कर सकता। फिर उन वालिदैन का जो अपने बच्चों को इस्लाम नहीं सिखा, उनका वही हाल होता है जो एक ओल्ड एज होम में बुजुर्ग का हाल होता है। मैं ये समझता हूँ आपको इस्लाम की तालीमात आपको एक बेहतर कारोबारी बना सकती हैं। आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर रह के अगर आप कारोबार करेंगे तो आप बेहतर कारोबार करेंगे, क्योंकि दीन इस्लाम के अंदर कारोबार में झूठ नहीं, कारोबार में फरेब नहीं, नाप तोल में कमी नहीं, कारोबार के अंदर आपको नीयत साफ रखनी आपके लिए। अच्छा डॉक्टर सुबैल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आप कारोबार करेंगे तो आप बेहतरीन कारोबारी होंगे। ठीक है, अच्छा मैं आपसे आप किसी का हक भी नहीं मारेंगे। अच्छा मैं आपसे ये जानना ये चाह रही हूँ कि कितना ज़रूरी है कि हमारे जो वालिदैन हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो ये मेक श्योर करें कि हमारा बच्चा जो है वो जिस दीनी मदारस में जा रहा है वहाँ के जो उलमा हैं वो भी तालीम याफ्ता हों, पढ़े लिखे हों, और कितना ज़रूरी है पढ़े लिखे स्कॉलर्स और उलमा का सामने अब आना और इन मदरसों की जो भागदौड़ है उनको संभालना। मैं मैडम आपसे यही बात अर्ज कर रहा हूँ कि एक दीनी तालीम हमारे मुआशरे के अंदर, खास तौर पे जो इस वक्त मुआशरा इतना बेरारवी का शिकार है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये एक मिसकंसेप्शन है, दीन सीखने के लिए आपको मदारस की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लेकिन बड़ी तादाद में हमारे बच्चे जाते हैं मदारस में, बड़ी तादाद में जाते हैं। सॉरी, मैं कह रही बड़ी तादाद में बच्चे जाते हैं, और ये अभी फौरी तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो फौरी तौर पर चेंज हो सकता है वो ये हो सकता है कि उलमा जो हैं वो पढ़े लिखे हों, ताकि दीनी तालीम के साथ साथ बच्चों को वहां पर दुनियावी तालीम भी दी जाए। पूरा जो सिस्टम है उसमें तब्दीली लाने की जरूरत है। मैं मैडम आपको यही बात अर्ज कर रहा हूँ कि हमने दीन को उलमा तक महदूद कर दिया है। किसने आपको रोका कि आप कुरान देखें? हम लोग आप भी यकीनी तौर पे किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ग्रेजुएट होंगी, आपने भी की। क्या हम दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए अपने प्रोफेसर के मोहताज होते हैं? क्या हम खुद मुतालिया नहीं करते? मैंने MBBS की है, हमने किताबों के खुद रट्टे मारे हुए हैं, हमने किताबों के अपने खुद कॉन्सेप्ट क्लियर किए, हमने खुद एक कोशिश की दीन सीखने, MBBS सीखने की, यही करने की। अब यहाँ पे एक सेक्टर ये आता है कि हम कहते हैं कि यार दीन हमें कोई बैठा हुआ मौलवी सिखा दे, दीन हमने मौलवी तक महदूद कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुबैल इकराम हमारे साथ शामिल गुफ्तगू थे, और हम बात कर रहे थे कि दुनियावी मामलात और जो दीनी तालीम है इन सबको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और यकीनी तौर पे ये जो जिम्मेदारी है ये हमारे असातिज़ा के साथ साथ हमारे वालिदैन की भी बनती है, और स्टेट की भी बनती है कि वो मेक श्योर करे कि बच्चा जो है वो हर तरह की तालीम लेके अपने इंस्टीट्यूशन से बाहर निकले, ताकि सोसाइटी में कल को जाके एक सिविलाइज्ड फर्द बन के अपना किरदार अदा कर सके। जनाब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह मंडे को होगी आपसे मुलाकात। तब तक भरपूर अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और अपने प्यारों का भी। अल्लाह हाफिज।